हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी पीएससी बाई डीसी सर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल आपने जो परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस वीडियो को बड़ा प्यार दिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल पर हम जो नया सिलेबस जुड़ा है 2024 में 2024 की प्री के लिए फोकस कर रहे हैं। 10वीं यूनिट जो कि पूरी तरह नई जुड़ी है, इसको हमने पढ़ना शुरू किया है। आज इसी श्रृंखला में हम सहरिया जनजाति पर फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस संडे तक अगले 5-6 वीडियो 7 वीडियो में मैं इस 10वीं यूनिट को ख़त्म कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर से, जिसमें हम सहरिया जनजाति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम समझते हैं कि हमने सबसे पहले 10वीं यूनिट का जो बेसिक पहला टॉपिक था, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के भौगोलिक विस्तार और उसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन, ये पॉइंट दिया हुआ था, जिसे हमने पहले टॉपिक में पहले वीडियो में कवर किया। दूसरे टॉपिक जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां और पिछड़ी जनजातियों की बात की गई है, तो इस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पिछड़ी जनजाति सहरिया, आज उसे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें याद हो कि जो सहरिया जनजाति है उसका मूल निवास स्थान कहाँ पर है। देखिए, अगर मैंने आपको बता रखा है कि आप इसे दो तरीके से मैप से भी याद कर सकते हैं। एक श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये जो बेल्ट है जिसमें चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग शामिल होता है, गुना भी थोड़ा सा और अशोकनगर भी शामिल कर लें, तो पूरी तरह से इस क्षेत्र में या इस बेल्ट में ये जनजाति रहती है। आपको ये याद रखना है। आप मैप अगर याद करते हैं या मैप से याद करते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा याद करना, क्योंकि यहाँ राजस्थान पड़ता है और आपको ये याद रखना है कि ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं। राजस्थान में ही इनका मूल निवास स्थान या इनकी उत्पत्ति स्थल का स्थल भी माना गया है और यहीं से इनकी परंपराएं जो हैं वो शुरू हुई हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन ये राजस्थान की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। और विशेष बात यह है कि ये मध्य प्रदेश में जो 3 पिछड़ी जनजाति उसमें से एक है, लेकिन राजस्थान में केवल एक ही पिछड़ी जनजाति है जो सहरिया के नाम से जानी जाती है। और राजस्थान की एग्जाम्स में ये खूब पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। राजस्थान पीएससी ने भी इससे क्वेश्चंस पूछे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रचलन में है, वो बात पे आते हैं। देखिए, सहरिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण आज तारीख तक उपलब्ध नहीं है। कोई विशेष प्रमाण हमारे पास नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये कहाँ रहते हैं। लेकिन जब भारत में 1961 में 1961 में जनगणना हो रही थी, तो उस समय ग्राम गोधर में कुछ साक्ष्य मिले सर्वेक्षण के दौरान, जिससे सिद्ध होता है कि सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की मूल निवासी जाति है। अभी हमने मैप में भी देखा। और गुना जिले के बाघोरा गांव में जो गोकुल जसवारिया हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए। इनसे एक कथा प्रचलन में रही कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। वो कथा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि सहरिया कौन है। सहरिया में प्रचलन में है कि भगवान जब मानव की उत्पत्ति कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले एक मानव को बनाया। वो मानव जब बना दिया गया तो उसे नीचे बैठने के लिए कहा गया, या जो भी स्टैंड होगा बैठने के लिए, कुर्सी थी वहां, उस पर बैठने के लिए कहा गया। भगवान ने इसी प्रोसेस में दूसरा मानव बनाया, तीसरा मानव बनाया, चौथा मानव बनाया। ये जो पहला मानव भगवान द्वारा बनाया गया था, ये इतना शरीफ और इतना शर्मीला था कि जब दूसरा मानव इसके पास आकर के बैठा तो ये थोड़ा सा सरक गया। तीसरा जब आया तो ये और सरकते गया। शुरुआत में ये उस कुर्सी, टेबल या सोफे के मध्य में बैठा हुआ था, धीरे धीरे सरकते सरकते ये कॉर्नर पे पहुंच गया। तब तक ये कुछ नहीं बोला। उसके बाद भगवान ने एक एक करके सब लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट देना शुरू किया। कहा कि आप इस भंडारण में से जो लेना चाहते हैं वो ले लें, क्योंकि आखिरी जो पहला मानव बनाया था ये सबसे आखिरी में उठकर आया है, सबसे ज्यादा आलसी था, सबसे ज्यादा शर्मीला था। जब तक ये भंडारण में पहुंचता है तब तक कुछ भी नहीं बचता है। तब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें सबसे पहले बनाया था, तुम सबसे आखिरी में आ रहे हो, तुम्हें जो समझ में आए वो ले लो। तब ये एक
सोने का खूटा या खूतिया, आप ये शब्द याद रखेंगे, खूतिया ले लेता है। भगवान कहते तुम इसका क्या करोगे? तो ये व्यक्ति उसको लेकर के जंगल में जाता है और कुछ जड़ी बूटियां वहां से उखाड़ करके लाता है। भगवान उन जड़ी बूटियों का या फल कंद मूलों का सेवन करते हैं, बहुत पसंद आते हैं भगवान को। भगवान इसको कुछ आदेश देते हैं, लेकिन क्योंकि आलसी व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा सुनता नहीं है, तो भगवान क्रोधित होकर इसको श्राप देते हैं कि तुम इस जड़ी बूटियों के ज्ञान के साथ हमेशा जंगल में गरीब अवस्था में रहोगे और तुम इसी प्रकार से आलसी बने रहोगे। इस प्रकार से एक जाति की उत्पत्ति होती है जिसे हम सहरिया के नाम से जानते हैं, और ये प्रथा सहरिया जनजाति में स्वयं प्रचलन में है। इसलिए इन लोगों को सोने से बहुत प्यार होता है। जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो इन्हें परंपराया इनको विरासत में प्राप्त होता है। जितना अच्छा जड़ी बूटी का ज्ञान भारत में सहरिया जनजाति को उतना किसी को नहीं है। माना जाता है कि ये इनकी विरासत की परंपरा के रूप में इनमें अपने आप आता है, या ये अपने आप अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों को जंगल से खोज लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीलों को इनका सहोदर कहा जाता है, क्योंकि इसी कहानी में जो दूसरा व्यक्ति बनाया गया था भगवान द्वारा वो भील था। तो ये लोग अपना भीलों को अपना सहोदर या भाई मानते हैं, और ये मानते हैं कि भील इनके बड़े भाई हैं, और उसी आधार पर भीलों से व्यवहार करते हैं। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि राजस्थान में भील जनजाति भी पाई जाती है और सहरिया जनजाति भी। वहां ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सहरिया द्वारा किसे अपना बड़ा भाई माना जाता है, तो भीलों को सहरिया अपना बड़ा भाई मानते हैं। आपको एक फैक्ट और याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये पहले व्यक्ति जो थे वो मतलब इनकी जो शुरुआत है, इनको शिक्षा देने का काम जिसने किया, इनको मानव के रूप में सभ्य बनाने का काम या स्वरूप में लाने का काम जिसने किया, वो महर्षि वाल्मीकि थे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि खुद भी सहरिया जनजाति के ही व्यक्ति थे। राजस्थान के कोटा जिले के शाहबाद तहसील में, ये शब्द और स्थान याद रखिएगा, राजस्थान के कोटा जिले के शाहबाद तहसील में सीताबड़ी करके एक स्थान है जहां पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। और आगे मैं आपको इस मंदिर का महत्व बताऊंगा जब हम इनके विवाह पढ़ेंगे, क्योंकि इनके विवाह का मूल आधार ही ये महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। जिस प्रकार भीलों में भगोरिया लगता है, उसी प्रकार इस महर्षि वाल्मीकि मंदिर में सहरिया लोगों का भी एक मेला लगता है, जहां वो अपनी पसंद की लड़की ढूंढकर उससे विवाह करते हैं। ये आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अभी आप याद करें कि महर्षि वाल्मीकि का पूरे भारत में केवल एक मंदिर है जो राजस्थान के शाहबाद तहसील के सीताबड़ी में है। और ये जो स्थान है ये भारत और मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है इसके यहाँ जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ कॉर्नर पे पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पड़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर इनकी एक पंचायत लगती है, वो भी प्रश्न में आ चुका है। आगे हम इसको और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आप याद रखिएगा, जहां सावित्री अमावस के दिन सैकड़ों सहरिया पहुंचते हैं, यहीं पे इनकी समाज की एक पंचायत होती है और वहीं पे इनके शादी समारोह का समापन आयोजन किया जाता है। तो आपने समझा कि सहरिया की उत्पत्ति कैसे हुई। हम आगे बढ़ते हैं। सहरिया जो नाम शब्द है या जो शब्द है, ये तीन शब्दों सवर, सौरा, सौरा या सहरा, इन शब्दों के अपभ्रंश के रूप में या इनके विकृत रूप में माना जाता है कि ये सौरा शब्द का ही विकृत रूप है। आप याद रखेंगे, सौरा शब्द पूर्व में उपयोग होता था सहरिया जनजाति द्वारा के लिए, या सवर शब्द यूज होता था। एक बड़े अच्छे समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने जनजाति का अध्ययन किया, मैं बार बार इनका नाम लेता हूं, रसेल एवं हीरालाल। उनकी एक किताब है, किताब का नाम है द ट्राइबल कास्ट इन सेंट्रल इंडिया। नाम क्या है? द ट्राइबल कास्ट इन सेंट्रल इंडिया। इस किताब में सहरिया को सवर कहकर पुकारा गया है, और ये निश्चित प्रमाण दिए हैं कि ये सवर जाति के लोग ही सहरिया बन गए हैं, या सहरिया जाति के लोग ही सवर के रूप में पहले निवास करते थे। आपको ये याद रखना है। आपको याद रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र का वंशज बताया गया है, जबकि हमने अभी पढ़ा कि जो कहावतें उनके अनुसार इनको वाल्मीकि का वंशज माना जाता है। ये प्रश्न राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार सहरिया जनजाति का वंशज किसे माना जाता है? विश्वामित्र को माना जाता है। अब याद रखेंगे कि इनकी दो उपशाखाएं हैं, एक जोरिया और एक खुटिया।
इनको डिटेल में आगे मैं आपको और बताने वाला हूँ। सहरिया अपने आप को खूटिया पटेल इसी के कारण कहते हैं क्योंकि एक इनकी उपजाति है खूटिया पटेल। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इतिहास में कुछ विशेष बातें हैं जो परीक्षाओं में आने जैसी हैं, वो हम कर लेते हैं। आप कर्निघन को जानते हैं, जो इतिहास में पुरातत्वविद के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सहरिया शब्द को सवर से बना है या ऐसा माना है कि ये जो सहरिया शब्द है ये सवर शब्द से बना है, और इस शब्द का अर्थ होता है सवर का कुल्हाड़ी। क्या अर्थ होता है? कुल्हाड़ी। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर के चलता हो वही सवर कहलाता है, और उसी सवर का अपभ्रंश सहरिया बन जाता है। आप ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी किताब का नाम आपने पढ़ा होगा। आईने अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस मध्यकालीन प्रसिद्ध पुस्तक या ग्रंथ में सहरिया जनजाति का विस्तृत विवरण मिलता है? आंसर करेंगे आप लोग आईने अकबरी। आईने अकबरी में इनका विस्तृत जानकारी मिलता है। एक और ग्रंथ है मध्यकाल का, उसमें भी मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा। राजस्थान दिवस के दिन एक किताब का प्रकाशन किया गया था जिसके लेखक थे श्री राम स्वरूप जोशी। याद रखिएगा, श्री राम स्वरूप जोशी ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था सहरियाओं का नया जीवन। क्या किताब का नाम था? सहरिया का नया जीवन। और इस किताब के अनुसार जो सहरिया जनजाति है उसका नाम जो सहरिया पड़ा वो मुगल काल में पड़ा। इस किताब में क्या लिखा हुआ है कि सहरिया शब्द या सहरिया नाम जो इस सहरिया जनजाति का है वो मुगल काल में पड़ा। फारसी में जंगलों को सहरा कहते हैं। फारसी भाषा में जंगलों को क्या कहते हैं? सहरा। और क्योंकि वो फारसी बोलते थे इसलिए उन्होंने सहरा को सहरा शब्द पुकारा, और उस जंगल में रहने वाले लोगों को ही सहरिया शब्द कहना शुरू कर दिया। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। डॉक्टर टी.बी. नायक नाम के एक विशिष्ट समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने द सहरिया नाम से एक किताब लिखी है। आपकी किताब का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कुछ इतिहास के पन्ने हैं जहां से हमें कुछ विशेष बातें याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। इनके निवास के बारे में कुछ विशेष बातें याद रख लो। इनको मध्य भारत के जिस क्षेत्र में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है वहां पर इन्हें सहरिया पुकारा जाता है, जबकि विंध्य क्षेत्र में इन्हें सोसिया भी कहा जाता है। याद रखना, जब ये रीवा और पन्ना वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वहां इन्हीं जनजाति के सहरिया को ही सोसिया कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जहां ये पाए जाते हैं वहां इन्हें सहरिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में इनको सहरिया कहते हैं और इस क्षेत्र में इन्हें सोसिया कहते हैं। ये याद रखेंगे आप। ये मूल रूप से ग्वालियर, गुना, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर अर्थात दो संभाग, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के कोटा, शाहबाद और किशनगंज, इन 3 जिलों में ये मुख्य रूप से राजस्थान में भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि राजस्थान की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। और राजस्थान में जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें केवल एक ही पिछड़ी जाति है जो सहरिया है। वहां इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ये। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुल जनसंख्या, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.26 करोड़ है, और इस जनसंख्या में 1.5 करोड़ अर्थात 1.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो जनजाति की पाई जाती है, जो कि लगभग 21% के आसपास है। इस 21% में 6,14,000 जनसंख्या जो है वो सहरिया की है। और अगर क्रम से देखें तो ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति बनती है या 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजाति का 4% इस हिस्सेदारी सहरिया की है। जो मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या है उसमें 4% हिस्सेदारी इसकी है, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके 2 उपनाम मिलते हैं। एक मिलता है खूटिया पटेल, जो शिवपुरी के सहरिया हैं। अगर उन्हें आप खूटिया पटेल कहें तो उनकी आंखों में एक स्पेशल चमक आपको दिखाई देती है, वो इस बात से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गुना अंचलों में इन्हें राउत कहा जाता है, या राउत कहने पर ये बहुत अपने आप को विशेष गौरवान्वित समझने लगते हैं, या ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से इज्जत दी जा रही है। तो ये दोनों शब्द याद रखेंगे, एक खूटिया पटेल याद रखना है और दूसरा राउत याद रखना है। ये दोनों ही किसके उपनाम हैं? ये दोनों ही उपनाम हैं सहरिया जनजाति के।
देखिए, ये जो वीडियो श्रृंखला हम चला रहे हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं निःशुल्क इस श्रृंखला को चला रहा हूं। कल एक स्टूडेंट ने भावपूर्ण रूप से मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि 2024 की एमपीपीएससी में जो भी नया सिलेबस जुड़ा है वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा निःशुल्क पढ़ाऊंगा। आपको इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन ना लीजिए, आपका काम है केवल पढ़ाई करना, आप उसी पर फोकस कीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको अपने बारे में पहले ही बता चुका हूं कि मैं 2013 की एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर के मध्य प्रदेश शासन में एक पद पर हूं और सफिशिएंट मेरे काम वहां से चल जाते हैं। मुझे आपसे पैसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप जब इस वीडियो को देखें तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप अपनी अभिव्यक्ति कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। मैं उसी से मोटिवेट होकर आगे और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश आपके लिए करता हूं। आगे बढ़ते हैं। उपनाम सहरिया कोलारियन मुंडा परिवार की जाति है। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजाति है वो कोलारियन या मुंडा परिवार की जनजातियों में से आती है। सहरिया जहां रहते हैं उसे सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। अब यहां आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? देखिए, सहरिया का जो घर होता है उसे हम कहते हैं टपरी। क्या कहते हैं? टपरी। आप इस पॉइंट को स्पेशली याद रख लें कि सहरिया के घर को जो कि ऐसे गोल आकार में बना होता है और ऊपर घास फूस होती है, इसे कहते हैं टपरी। क्या कहते हैं? टपरी। चाय की टपरी वाला टपरी। जहां ये घर एक क्रम में बने होते हैं उस घर को हम कहते हैं सहरोल, या इनकी जो श्रृंखला बनी होती है उस श्रृंखला को कहते हैं सहरोल। ये याद रखना आप। और इनके गांव को कहा जाता है सहराना। क्या कहते हैं? सहराना। इसी में एक बात और याद कर लीजिए आप कि इनके घर जहां बने होते हैं उसके अलावा ये पेड़ों की डालियों पर, पेड़ों के ऊपर, ये अगर पेड़ है तो इस पेड़ के ऊपर भी ये एक स्पेशल प्रकार का घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, जिसे टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपा। तो आपको 4 शब्द यहां से याद हो गए। एक टपरी जो इनका घर होता है, सहरोल जो इनकी घरों की श्रृंखला होती है, समूह होता है, सहराना जो इनका गांव होता है, और टोपा एक स्पेशल प्रकार के घर हैं जो पेड़ों के ऊपर ये शिकार करने के लिए बनाते हैं। ये याद रखना आप लोग। हम अपने मूल पॉइंट पे आते हैं। इनके घर की जो बसाहट होती है वो हमेशा अंग्रेजी के यू आकार की होती है। कैसी होती है? अंग्रेजी के यू आकार की। ये अंग्रेजी के यू आकार के घरों के रूप में रहते हैं, अर्थात एक तरफ से जाने का रास्ता होता है, दूसरी तरफ से बंद होता है। ऐसे इनके घर पास पास में बने होते हैं और इन घरों को क्या कहते हैं? हम टपरी कहते हैं। इनकी श्रृंखला को कहते हैं सहरोल और इनके पूरे गांव को कहते हैं सहराना। याद रखेंगे। हम आगे फिर से मूल पॉइंट पे आते हैं। इनमें बीच में कुछ जगह भी छोड़ दी जाती है और वहां एक मेहमान का घर बनाया जाता है और उस मेहमान के घर को कहते हैं बंगला। बंगला अर्थात अतिथि गृह। अब याद रखना, बंगला मतलब घर नहीं, बंगला मतलब अतिथि घर। और ये किसमें प्रचलित है? अतिथि घर की बनाने की प्रथा ये सहरियाओं में प्रचलन में है। जब भी कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो उसे इस बंगला नाम के घर में ठहराया जाता है। ये याद रखना। सहरिया घास फूस, बांस, लकड़ी, गेरू मिट्टी की दीवार बनाकर टटियां बनाते हैं। आपको मैंने ये जो घर बताया है इसे टपरी भी कहा जाता है और इनकी भाषा में इसे टटियां भी कहा जाता है। अब ये दोनों ही शब्द याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने 2 चीजें बता दी। ये भाषा बोलने में, देखिए वो जनजाति के लोग हैं, वो बोलते थोड़ा स्किप होती है उनकी भाषा। तो टटिया और टपरी दोनों एक ही शब्द हैं, याद रख लें आप, सरल हो जाएगा इससे। घर में अनाज भरने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जाती है जिन्हें पेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेई या कसोनी भी कहते हैं, लेकिन आप पेई याद रखेंगे। एग्जाम में ये शब्द आ चुका है। पेई आ चुका है, सहराना आ चुका है, बंगला आ चुका है। ये तीनों ही परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं जो इस छोटे से टॉपिक से एग्जाम में आए हुए हैं। याद रखेंगे पेई क्या है? जनजातियों द्वारा अनाज भरने के लिए, सहरिया जनजाति द्वारा अनाज भरने के लिए बनाया गया मिट्टी की कोठी जिस पर महिलाएं फूल पत्ती और पशु की आकृतियां बनाती हैं। याद रखेंगे ये शब्द आप। और आगे बढ़ते हैं।
देखो इनकी जो पंचायत है उसके बारे में आप याद रख लें। ये जो पंचायत व्यवस्था मैं बता रहा हूं ये मध्य प्रदेश में प्रचलन में नहीं है, ये राजस्थान में प्रचलन में है। लेकिन क्योंकि सहरिया जनजाति की मूल विशेषता है इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। जो सहरिया जनजाति है उसमें पंचायतें 3 प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की पंचायतें लगती हैं। पहली होती है चौरसिया पंचायत। क्या होती है? चौरसिया पंचायत। ये इनकी सबसे बड़ी पंचायत होती है और ये साल भर में एक बार लगती है। और कहाँ लगती है? राजस्थान में जो सीताबर्डी में वाल्मीकि मंदिर है वहां पर पूरी समाज के लोग इकट्ठा होकर एक पंचायत जैसा कार्यक्रम करते हैं जिसे हम चौरसिया पंचायत कहते हैं। यही मूल रूप से समझने की है। यहाँ इनके बहुत सारे शादी विवाह भी होते हैं जो भगोरिया के समान है, आपको मैं आगे बताऊंगा। एक होती है पंचताई पंचायत, पंचताई पंचायत भी याद रखना है। और एक होता है एक दासिया पंचायत। ये 3 प्रकार की पंचायत व्यवस्था इन लोगों में या जो सहरिया जनजाति इनमें प्रचलन में है। आगे बढ़ते हैं हम। सहराना में सहरियाओं के कई परिवार रहते हैं जिसे गांव भी कहा जाता है। प्रत्येक परिवार में मुखिया होता है जिसे मुखिया पटेल कहते हैं। देखो पंचायत में जो 5 पंच होते हैं उसमें कोरवार, बरई, भोपा, हथनिया और एक वृहद पुरुष, ये 5 लोग मिलकर के पंचायत का निर्माण करते हैं। इन 5 के बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको यहीं पे। संपूर्ण समाज का जो मुखिया होता है उसे प्रधान कहते हैं। अब यहाँ आप याद रखेंगे प्रधान एक जनजाति की उपजाति भी है। अंगारिया, प्रधान, कोयला भूति से हमने पढ़ा है। यहाँ प्रधान शब्द उपयोग हो रहा है एक जनजाति के मुखिया के लिए, याद रखेंगे। देखिए गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। मैं 2 शब्द बता रहा हूं। गांव का जो मुखिया है उसे कहते हैं पटेल, और पूरी समाज का जो मुखिया होता है जो उस पंचायत में चौरसिया पंचायत का नेतृत्व करता है उसे प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। पुरुष प्रधान समाज है लेकिन स्त्रियों को इनमें बराबर का दर्जा दिया जाता है। अब बराई क्या होता है? ये जो बराई है ये बराई होता है संदेशवाहक, जो क्या करता है? डोंडी पीटता है और पूरे गांव में संदेश देने का काम करता है। जब भी शादी विवाह होते हैं तो वहां 3 लोगों को नेक दिया जाता है। विवाह के अवसर पर पटेल को 5 रुपए दिए जाते हैं, प्रधान को 3 रुपए दिए जाते हैं और बराई को 1 रुपए का नेक दिया जाता है। ये जो दीवार है, दीवान है, ये एक शब्द होता है दीवार। ये इसे दीवान भी कहते हैं, दीवार भी कहते हैं। कभी कभी दीवान लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी दीवार लिखा हुआ मिलता है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूक द्वारा बीमारियों का इलाज करने वाला व्यक्ति होता है। ये गुनिया और हथनिया क्या होता है? सहरियाओं का वैद्य होता है और ये नाड़ी देख करके लोगों का इलाज करता है जड़ी बूटी के माध्यम से। तो हमने 5 लोग पढ़ लिए। पहला पढ़ा मुखिया पटेल, दूसरा हमने पढ़ा बरई। ये बरई क्या करता है? संदेशवाहक का काम करता है। हथनिया या हथनिया को ही हम क्या कह देते हैं? गुनिया भी कह देते हैं। तो ये हथनिया या गुनिया जो है वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक का काम करता है। ये जो वृद्ध पुरुष है वो उसमें ऐड होता है भोपा। भोपा को ही क्या कहते हैं? दीवार, या भोपा का ही उपनाम है दीवान या दीवार। ये तंत्र मंत्र वाले काम करता है, याद रखेंगे आप लोग। कोटवार जो है वो चौकीदार का काम करता है। इस प्रकार 5 लोगों से मिलकर एक पंचायत बनती है। ये गांव की पंचायत है, वो वाली पंचायत नहीं जो हमने आगे पढ़ी चौरसिया पंचायत में तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। समाज सहरिया पर जो है राजस्थानी वेशभूषा का अत्यधिक प्रभाव है। सहरिया जनजाति के जो कपड़े हैं, जो पहनने के तरीके हैं, वो जनरली राजस्थान में जो तरीका होता है कपड़े पहनने का या जो स्वरूप होता है कपड़ों का वो पहना जाता है। जनरली ये लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पेया, सलूकी ये पहनते हैं। आपको 3 शब्द यहाँ याद रखना है। रेजा, रेजा क्या होता है? रेजा वो होता है जो विवाहित महिलाओं द्वारा कपड़े के रूप में पहना जाता है, या विवाहित महिलाओं द्वारा जो साड़ी उपयोग में की जाती है या जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे रेजा कहते हैं। खपटा, खपटा क्या होता है? जो बुजुर्ग लोग साफा पहनते हैं उसे खपटा कहते हैं। बुजुर्ग के साफे को क्या कहा जाता है? खपटा। और पंचा आप लोग जानते हैं, जनरली ये धोती होती है जो छोटी साइज की धोती है, घुटने तक आती है, उसे पंचा कहते हैं। सहरियाओं के खान पान में पौष्टिक तत्वों की कमी है और इस कारण से मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति के रूप में सहरिया को जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का इथियोपिया किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं इथियोपिया
किसे कहते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश का इथियोपिया एक स्थान को कहते हैं, एक जिले को कहते हैं, और वो सहरिया जनजाति में कुपोषण के कारण कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे किस जिले को कहा जाता है मध्य प्रदेश का इथियोपिया। ज्वार की रोटी, कड़ी, ये मूल रूप से इन सहरियाओं का भोजन है। ये बड़े चाव से इसको खाते हैं, और जब इनमें शादी होती है, कोई उत्सव होता है, तो बेसन बाटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसन बाटी। विवाह आदि शुभ अवसरों पर बनाया जाने वाला भोजन है। वनस्पतियों का विस्तृत ज्ञान इनको प्रत्येक सहरिया को पुरखों की विरासत के रूप में मिलता है। मैं आपको पहले ही एक स्टोरी बता चुका हूं जिसमें समझाया गया कि ये जड़ी बूटियों का काम करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान विरासत में दिया और जंगल में रहने का श्राप दिया, तो इस कारण से इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान विरासत में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गोत्र प्रथा। सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटा हुआ है। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोती, सगोती और भाई बंदी कहलाते हैं। अब ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, भाई बंदी क्या है? भाई बंदी शब्द उपयोग होता है सहरिया जनजाति में एक गोत्र के लोगों के बीच में, भाई बंदी कहते हैं वो एक दूसरे को। सहरिया गोत्र को गोत कहते हैं या बेक कहते हैं, ये शब्द याद रखना, या तो गोत कहते हैं वो, या इसे बेक कहते हैं। यहाँ बेक शब्द का अर्थ भी गोत्र ही होता है। क्या होता है? गोत्र और बेक एक ही है। रसेल और हीरालाल ने सहरिया को उत्तरी सहरिया या उत्तरी सवरे और उड़ीसा के सवरे या उड़िया सवरे इन दो भागों में बांटा है। जो उत्तरी सवरे हैं वो 52 गोत्रों में बटे हुए हैं, और उड़िया सवरे जो हैं वो 80 गोत्रों में बटे हुए हैं। उड़िया सवरे को और आगे चलकर दो बड़े भागों में बांटते हैं, और वो है जोटिया और खूटिया। आप क्या याद रखोगे? जोरिया और खूटिया। जोटिया भी कहा जाता है, जोरिया भी कहा जाता है। तो जोरिया और खूटिया। तो जो जोटिया है वो मृतकों को जोट अर्थात छोटी नदी में बहाते हैं, इसलिए उनको जोटिया, और जो खूट अथवा पुराने वृक्ष के नीचे उनको जलाते हैं वो खूटिया कहलाते हैं। खूटिया पटेल इसी से निकला हुआ एक शब्द है, आप याद रखेंगे। विवाह की बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि इनका एक विशिष्ट मंदिर है जो राजस्थान की बॉर्डर पे सीताबड़ी नाम के स्थान पर है। सीताबड़ी पर सहरियाओं का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष जेठ माह में, कौन से माह में? जेठ माह में आयोजित किया जाता है। यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, कब आयोजित होता है? पूजन अमावस्या से 10 दिन तक लगातार चलता है, और ये 10 दिन का एक बड़ा मेला होता है। इस मेले में जो इन सहरियाओं के पूर्वज हैं, जिनको ये वाल्मीकि के रूप में पूजते हैं, क्योंकि यहाँ एक वाल्मीकि जी का वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर है, उसमें पूजा की जाती है, और युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो जैसे भगोरिया जनजाति में गुलाल लगा करके चुना जाता है, वैसे ही सेम परंपरा इस मेले में, सीताबड़ी के मेले में भी सहरिया द्वारा की जाती है। तो इनके रूप में मूल विवाह जो है वो जो विवाह है वो इस मेले के रूप में आयोजित होता है, या मेले में इनकी शादी विवाह ज्यादा होते हैं। आगे इनमें जो विवाह प्रचलन में है वो सगाई विवाह है। सगाई विवाह आप जानते हैं कि सगाई विवाह का अर्थ होता है आप दो लोग पहले से एक दूसरे से परिचित हो जाएं, संबंध जोड़ लें, और उसके बाद जो विवाह किया जाता है वो सगाई विवाह होता है। वो सामान्यतः इनमें प्रचलन में है। इनमें विशेष रूप से एक विवाह प्रचलन में है जिसे झगड़ा विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा विवाह। झगड़ा विवाह क्या होता है? देखिए, जब किसी विवाहित पुरुष की स्त्री भाग जाती है तो और वो किसी और से शादी कर लेती है, तो इस विवाह को कहते हैं झगड़ा विवाह। आपको याद रखना है झगड़ा विवाह किस जनजाति में प्रचलन में है? वो सहरिया जनजाति में। एक खेका विवाह होता है। ये विवाह क्या होता है? देखिए, जनरली विधवा जो महिला होती है उनके साथ विवाह किया जाता है उसके देवर का, या देवर का उस पर पहला अधिकार माना जाता है। लेकिन मान लीजिए उसका कोई देवर नहीं है या उसका विवाह नहीं हुआ है, तो ये जो विधवा स्त्री है ये किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर के बैठ जाएगी, और उस व्यक्ति को फिर इससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। इस विवाह को ही खेका विवाह कहते हैं। खेका विवाह का अर्थ होता है लकड़ी का खंबा। असली में खेका शब्द का अर्थ है, इन सहरिया की भाषा में खेका का अर्थ है लकड़ी, क्योंकि इनकी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लड़की का 2 बार 7 फेरे नहीं हो सकता है, 2 बार फेरे नहीं हो सकता। तो
तो जब विधवा विवाह होता है तो उसमें जो लड़का होता है उसके साथ एक लकड़ी को 7 फेरे के साथ ऐसे घुमाया जाता है, या वो लकड़ी के साथ विवाह करता है, इसलिए इस विवाह को खेका नाम से जाना जाता है। एक होता है झार फेरा। अब झार फेरा क्या होता है? झार फेरा विवाह का एक प्रकार है। समझिए, जब सगाई होती है तो एक परिवार और दूसरा परिवार दोनों एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, लेकिन जब लड़की का पिता पैसों के प्रलोभन में वो संबंध तोड़कर किसी और के साथ उसकी विवाह कर देता है, तो ऐसे विवाह को कहते हैं झार फेरा, अर्थात पैसे दे करके किया गया विवाह झार फेरा विवाह कहलाता है। ये याद रखना है आपको। आगे इनके धर्म की बात करते हैं। देखो, जो सहरिया जनजाति है ये राजस्थान में मूल रूप से तेजाजी का पूजन करती है। किसका पूजन करती है? तेजाजी, जो वीर चमत्कारी नायक हैं राजस्थान के, उनके लोक देवता माने जाते हैं, अर्थात ये मूल रूप से तेजाजी की पूजा करते हैं। फिर दूसरे जो मूल देवता हैं जो घर में जिनकी पूजा होती है, गांव देवता के रूप में तेजाजी की पूजा हो गई। हर एक शहरिया गांव में तेजाजी का ओटला या चबूतरा आपको जरूर मिलेगा। खेका, उसके बाद दूसरे जो देवता हैं जिनकी घर में पूजा होती है वो है दूल्हा देव। इनके सहरियाओं में एक कहावत प्रचलन में है, जे चूल्हा ते दुल्हा, अर्थात जितने अच्छे से आप दूल्हा देव की पूजा करेंगे उतना अच्छा आपका चूल्हा चौका रहेगा, या वहाँ इतना अच्छे से भोजन बनता रहेगा। तो किचन में इनकी स्थापना की जाती है, या इनका जो किचन होता है वहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित करके या उनके जो पद चिन्ह है वो स्थापित करके पूजा की जाती है। सौरा के पागे सावन के बांधे, ये एक कहावत है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि सौरा का जादू मनुष्य और रावण का बंधा बेल। अब यहाँ रावत है, ये याद रखना, रावत। सहरियाओं में एक कहावत प्रचलन में है कि सवंश के पागे और रावण के बांधे या रावत के बांधे कभी नहीं छूटते। इसका अर्थ क्या होता है कि जो ये सौरे हैं, मतलब सौरे माने भी क्या शब्द, सौरे शब्द का क्या अर्थ है? सौरे शब्द भी सहरिया के लिए यूज होता है। तो सहरिया का किया हुआ मंत्र या जादू टोना, मंत्र या जादू टोना, और रावत का किया हुआ, रावत का बांधा हुआ बेल कभी नहीं छूट सकते। ये इन लोगों में मोटिवेशन के लिए कहावत है, और इसी से इनके 2 उपनाम पता चलते हैं कि इनको सौरा भी कहा जाता है और रावत भी कहा जाता है। ये इनमें प्रचलन में कहावत है। अब ये बात इसलिए बताई गई है क्योंकि एक बार प्रश्न आया था, सबरी मंत्र किस जनजाति में प्रचलित टोटका है? देखो, टोटके करते हैं जिन्हें सबरी मंत्र कहा जाता है, और सबरी मंत्र नामक टोटके जो हैं वो सहरिया जनजाति में प्रचलन में हैं। राजस्थान में स्थानीय जो देवता हैं इनके मूल रूप से राजस्थान में उनकी पूजा ज़्यादा होती है। पहले है ठाकुर देव, बच्चे और बूढ़ों की रक्षा करने के लिए ये लोग इनकी पूजा करते हैं, आपको याद रखना है। भैरो देव, ये जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भैरू देव की पूजा करती हैं। नाहर देव की स्थापना जंगल में की जाती है ताकि वो नाहर अर्थात शेर से उनकी रक्षा करे। परित देव, ये प्रतिष्ठित सहरियाओं का चबूतरा होता है जिसमें जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। भूमिया देव गांव देवता के रूप में जाने जाते हैं, और एक सहराना में एक ओटला जरूर बनाया जाता है जिसे भूमिया देव के रूप में पूजा जाए, और साथ में एक ओटला तेजाजी का बनाया जाएगा। तेजाजी एक लोक देवता हैं जो राजस्थान और मालवा अंचल में ज्यादातर पूजे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इनकी बोली के बारे में बात करते हैं। सहरिया कोलारियन परिवार के माने जाते हैं, और इसीलिए इनकी जो भाषा है वो मुंडारिन भाषा के समीप है। किसके समीप है? मुंडारिन भाषा के समीप मानी जाती है। इनमें कुछ कहावतें प्रचलित हैं जो मुंडारिन भाषा से मिलती जुलती हैं। हाथन के काम का करेगा राम, एक कहावत है जो जनरली सहरिया में चलती है, क्योंकि आलसी होते हैं तो खुद के काम कोई राम करने तो नहीं आएगा, खुद को ही करना पड़ेगा, इसके लिए एक कहावत बोली जाती है, हाथन के काम क्या करेगा राम। ससुर बेत को ठोर दुखाने, कोर में खेर, भागने में शेर, मतलब काम करने में तो शामिल ही नहीं होते और भागने में, वहां से काम से भाग जाने में शेर होते हैं ये लोग सहरिया। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति हम पढ़ चुके हैं। सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय श्योपुर में है, आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ है?
श्योपुर में। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जनजाति के संग्रहालय और इनके जो संस्थान है वो स्पेशली पढ़ने वाले हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति मानी जाती है और ये राजस्थान में भी पिछड़ी जनजाति के रूप में रजिस्टर्ड है और मध्य प्रदेश में भी पिछड़ी जनजाति के रूप में रजिस्टर्ड है। हमें पता है मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, बेगा, भारिया और सहरिया। ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियां हैं। मूल कार्य इनका जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण करते हैं और उसी को बेचते हैं। लोकोमी एक शब्द है जो आपको याद रखना है। देखिए हमारे मालवा क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो नुक्ता प्रथा चलती है, तेरवी की जाती है। जब सहरिया में कोई मर जाता है तो उस मृत्यु भोज को लोकोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकोमी। इनमें कुछ विशेष नृत्य भी प्रचलन में है। पहला है दुलदुल घोड़ी। ये बहुत विशेष नृत्य है, आपको याद रखना है। ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, MPPSC में ही पूछा जा चुका है कि दुलदुल घोड़ी किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है। ये सहरिया जनजाति का नृत्य है। तेजाजी की पूजा करते हैं तो तेजाजी नृत्य, लकड़ी नृत्य, नृत्यांगनी ये नृत्य, लेंगो नृत्य। ये याद रखना, लेंगी या लेंगो और हिंडा, ये 5 प्रकार के मूल नृत्य हैं जो इस जनजाति या सहरिया जनजाति द्वारा ही किए जाते हैं। ये और अन्य जनजातियों में या तो नाम मात्र के प्रचलित हैं या बहुत कम प्रचलन में है। हमने इस जनजाति में अलग अलग चीजें पढ़ी। अगर आप ये डाटा पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि यहाँ के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जरूर बताएं आप सब लोग। इस जनजाति के बारे में प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सहरिया जनजाति एक पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है मध्य प्रदेश में। इस वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद।